नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकार। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा भारत के अंदर जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे, इसलिए हमको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार का टॉपिक है ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि संविधान द्वारा कौन कौन से अधिकार हमें मिले हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता। तो याद रखना दोस्तों, संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है संविधान का भाग 3। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना क्या हुआ था 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेयर ने वहाँ के जो किसान थे उनको कागज पर लिखकर कुछ अधिकार सौंपे थे। क्या सौंपे थे? अधिकार सौंपे थे कागज पर लिखकर, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, वो ब्रिटेन की बात हो गई। ठीक है, परंतु यदि पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मौलिक अधिकार को, जो कि संविधान के भाग 3 में है और उसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? क्या? भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो याद रखना दोस्तों, जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना, जो भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अब दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्यों लिए गए हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में सबसे पहले मैग्ना कार्टा बना। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई वो ब्रिटेन से हुई, लेकिन फिर भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक अधिकारों को लिए हैं। उसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन है वहाँ पर संसद जो होती है वो सर्वोच्च होती है। क्या होती है? ब्रिटेन में संसद या पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। उसको पूरे अधिकार रहते हैं कि वो मौलिक अधिकारों में कुछ भी संशोधन कर सकती है या कुछ भी हटा सकती है। ठीक है, परंतु अमेरिका में क्या है? अमेरिका में संसद को इतनी पावर नहीं है, वहाँ पर न्यायपालिका को ज़्यादा पावर मिलती है। मतलब न्यायपालिका ने वहाँ पर मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी दी है। इसलिए भारत में भी जो संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर लिए गए हैं, जिसमें भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? तो वो देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध मौलिक अधिकारों से नहीं है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध मौलिक अधिकारों से नहीं है? क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वराज विधेयक 1895, नेहरू रिपोर्ट 1928, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, उपरोक्त सभी का संबंध है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो उपरोक्त सभी का संबंध है ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्वराज विधेयक 1895, नेहरू रिपोर्ट 1928 और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, तीनों का संबंध मौलिक अधिकारों से है। ठीक है, और जो सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज विधेयक 1895 के द्वारा। ठीक है, याद रखना, जो स्वराज विधेयक 1895 था इसी के द्वारा सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे?
मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। और जो इस मौलिक अधिकार को जिस उप समिति ने बनाई थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। याद रखना, समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य में नागरिकों के पास ज़्यादा पावर होना, इसका उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब राज्य में नागरिकों के पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, बाध्य योग्य या न्यायोचित है, असीमित नहीं है, स्थायी नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना, जो मौलिक अधिकार है इसकी प्रकृति नकारात्मक है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। मतलब ये मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। परंतु कुछ स्थिति में ये सकारात्मक भी हो जाती है, जो कि व्यक्तियों के विरुद्ध होती है। जैसे अनुच्छेद 17 छुआछूत, ये व्यक्तियों के विरुद्ध है, इसलिए कुछ स्थिति में ये सकारात्मक भी हो जाती है। बाध्य योग्य या न्यायोचित। बाध्य योग्य का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, या यदि हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो इसकी हमें संविधान ने सुरक्षा की गारंटी दी है। और ये सुरक्षा की गारंटी हमें देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, अब असीमित नहीं है और स्थायी नहीं है। असीमित नहीं है मतलब दोस्तों इसमें जो राज्य है वो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युक्ति युक्त। युक्ति युक्त मतलब कुछ कारण होना चाहिए जिसके कारण उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। बिना कारण के कोई भी राज्य इसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इसलिए ये असीमित नहीं है। और स्थायी नहीं है मतलब राज्य इनको आपातकाल में निलंबित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित भी कर सकता है या हटा सकता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है राज्य के विरुद्ध, और कुछ स्थिति में सकारात्मक भी है। बाध्य योग्य है, न्यायोचित है, असीमित नहीं है, स्थायी नहीं है, और ये राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 6, 8, 12। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। क्या हुआ, जब प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था तब हमें कुल मिला के 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर, कौन से अनुच्छेद से? 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? विधिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया था। अब दोस्तों ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक है, 14 से 18 तक हो गया समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 जो है दोस्तों, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, और उसे कहाँ रखा गया है? 300 का में रखा गया है, इसलिए वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो याद रखना दोस्तों, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। अब ये राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? याद रखना, राज्य के अंतर्गत आते हैं संसद। ठीक है, जो संसद होती है दोस्तों वो भी राज्य कहलाती है।
प्रांतों के विधानमंडल, क्या प्रांतों के विधानमंडल जो है इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। जैसे लोकल बॉडीज हो गई, नगर पालिका हो गई, ठीक है, नगर पंचायत हो गई, ठीक है, पंचायत हो गई, और अन्य सभी वैधानिक एवं गैर वैधानिक संस्थाएं, क्या सभी वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं जो उस राज्य में किसी संस्था के तौर पर काम कर रही है, और निजी इकाई भी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? क्या न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? याद रखना ये है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का आधार है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार से जो असंगत या मूल अधिकार को जो अल्पीकरण करने वाली विधियां होती हैं वो सभी शून्य होगी। क्या होंगी? शून्य होंगी। जो मूल अधिकार से असंगत हैं या उसको कम करती हैं या अल्पीकरण करती हैं वो सभी विधियां शून्य होंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित कर सकता है, और इसी को दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक समीक्षा का आधार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 13 में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज का था वीडियो, इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे समानता का अधिकार, उससे बहुत ही डिटेल से MCQ फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।